हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स के चैप्टर को। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का बिहेवियर क्या होता है अगर वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रखा जाए तो देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स किस टाइप के होते हैं एंड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये एरोमेटिक कंपाउंड का बिहेवियर किस तरीके से होने वाला है। फॉर एग्जांपल हम एक कंपाउंड लेते हैं बेंजीन। अब ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ से इस तरीके से रिवॉल्व होगा एंड अनदर इस तरीके से। ये तब होगा जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये हम अप्लाई करेंगे उस एरोमेटिक कंपाउंड में तो इस तरीके की हमारी लाइंस बन जाने वाली हैं। तो अंदर की साइड ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, सेम डायरेक्शन में होने वाले हैं एंड बाहर की साइड ये इस तरीके से डायरेक्शन में होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये बाहर की साइड इस तरीके से कर रहे हैं तो बाहर की साइड ये शो करेंगे पैरामैग्नेटिज्म, मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होने वाला है। एंड अंदर की साइड इनका बिहेवियर होने वाला है डायमैग्नेटिक। देखो, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक क्या होता है ये आई होप आपको पता होना चाहिए। कि देखो, पैरामैग्नेटिक तब होता है जब किसी भी कंपाउंड में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसमें कि पेयरिंग नहीं हो पाती है, वो इलेक्ट्रॉन जो बचता है तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे निकाला जाता है। एंड डायमैग्नेटिक में जब इवन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो अंदर की साइड देखो ये सेम डायरेक्शन में है, इसे याद रखना। एंड बाहर की साइड ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में है मतलब ये जो है आउटसाइडेड, इनका बिहेवियर कैसे होने वाला है इन इलेक्ट्रॉन्स का। आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन से तो रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे पूरे अराउंड। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होने वाला है हमारा ये डी शील्डेड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। मतलब ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स के वजह से शील्डेड नहीं है, डी शील्डेड है। एंड ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शील्डेड होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ तक आपको ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है करनी, समझना ज़रूरी है कि शील्डेड क्यों बोला है मैंने एंड डी शील्डेड क्यों बोला है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखो आते हैं इस तरीके से। और ये जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया है ना, ये डायग्राम अगर आप डिट्टो भी निकाल के मतलब लिख देते हो कॉपी में अपने तो आपको एक वैल्यू एडिशन मिलने वाला है अगर वहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया गया तो। या कोई भी कंपाउंड अगर आपको दे दिया जाए तो तब भी आप ये बेंजीन रिंग का कंपाउंड बना के आप ये डायग्राम शो कर सकते हो। देखो एक और चीज़ अब इसमें, ये देखो ये तो हमने निकाल लिया इनका बिहेवियर कैसा होता है। एक वैल्यू होती है डेल्टा एच। ठीक है, इस वैल्यू से हम बताते हैं कि ये कितना एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर डेल एच की वैल्यू बाहर के लिए, इस बाहर इलेक्ट्रॉन के लिए जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनके लिए डेल एच की वैल्यू अगर मोर देन या इक्वल टू 7 हो गई तो एरोमेटिक है कंपाउंड। ये एक क्राइटेरिया हुआ। सेकंड क्राइटेरिया ये आउटसाइड के लिए है एंड इनसाइड के लिए लेस देन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0। ये दो क्राइटेरिया हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो कंपाउंड कितना ज़्यादा एरोमेटिक है। प्लस पॉइंट ये तब होगा जब डेल एच की वैल्यू 7 से ज़्यादा हो। एंड यहाँ पे एक तो ये हो गया प्लस पॉइंट यहाँ पे कि 7 से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एरोमेटिक होगा। एंड अंदर की वैल्यू जितना ज़्यादा 0 से कम होगी मतलब नेगेटिव होगी उतना ही बेटर एरोमेटिक कंपाउंड होने वाला है। देखो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे 10 एज्यूलिन हो गया, 14 एज्यूलिन हो गया। ठीक है, इस टाइप के एग्जांपल्स आप पढ़ोगे आगे चल के जिसमें आप उसको अच्छे से बता पाओगे कि कौन सा ज़्यादा एरोमेटिक है एंड कौन सा लेस एरोमेटिक है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अगर ये कंपाउंड जो एरोमेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं अगर वो डायमैग्नेटिक हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डायट्रोफिज्म। क्या बोलते हैं? डायट्रोफिज्म। पैरामैग्नेटिक शो करते हैं तो पैराट्रोफिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये एक टाइप की एरोमेटिसिटी है, इसी एरोमेटिसिटी को बोला जाता है डायट्रोफिज्म। अगर ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे तो बोलेंगे पैराट्रोफिज्म। ठीक है, देखो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए एकदम ही अपोजिट हो जाता है आपका। ठीक है, वो मैं आगे डिस्कस करके बताऊंगी आपको। देखो, अगर जितने भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो पैराट्रोपिक कंपाउंड होते हैं। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड तो हमें पता है कि हमेशा पेयर्ड होते हैं। तो जितने भी हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या शो करते हैं हमारे? वो पैराट्रोपिक कंपाउंड होते हैं और पैराट्रोफिज्म शो करते हैं। ये पैराट्रोपिक कंपाउंड होते हैं। और जितने भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिसमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये शो करते हैं हमारे डायट्रोफिज्म। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक और चीज़ याद रखना कि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एरोमेटिसिटी कब बढ़ सकती है, कब कम हो सकती है। जब किसी भी कंपाउंड में पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन वर्ड आ गया है तो उसका मतलब कि उसकी एरोमेटिसिटी कम होने वाली है, या फिर एनिलेशन ऑफ बेंजीन रिंग आ गया है तो भी उसकी एरोमेटिसिटी कम होने वाली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको कराया है बेंजीन का। अब बेंजीन का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी होती है? -36 पर मोल। ठीक है, अब इसी में हम नैप्थलीन का ले लें एग्जाम्पल। नैप्थलीन में ये जो बॉन्ड है, ये जो रिंग है हमारा, इसमें पूरा पूरा हमारा बेंजोइड कैरेक्टर है। इसमें बेंजोइड कैरेक्टर है, इसमें बेंजोइड कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसका जब हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसमें कितना रहता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमारी? -61 किलोकैल पर मोल। ठीक, -61 इसमें आ रहा था। अब इसमें रीज़न क्या था एरोमेटिसिटी कम होने का? रीज़न क्या था? एक्चुअल में तो इसकी होनी चाहिए 36 × 2 होनी चाहिए क्योंकि 2 बेंजीन रिंग है, 72 होनी चाहिए एक्चुअली, बट आ कितनी रही है? 61। ये क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, ये इन दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी बॉन्ड का नाम हम लोग लेते हैं पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन। इसी की वजह से हमारा एरोमेटिसिटी जो है वो कम हो गई है। ठीक है, अब इसी ही बॉन्ड, ये जो बेंजीन रिंग है अपने बेंजोइड रिंग को अपने बेंजोइड कैरेक्टर को खोना नहीं चाहती है। तो ये जो प्रिवेंट कर रहा है ना बेंजीन रिंग अपने बेंजोइड कैरेक्टर ना खोने से, इसी को बोलते हैं एनिलेशन ऑफ बेंजीन रिंग। एनिलेशन ऑफ बेंजीन रिंग, अपना बेंजोइड कैरेक्टर बेंजीन रिंग खोना नहीं चाहता। इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है जो बेंजीन रिंग शो करता है, एनिलेशन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, ये भी एक रीज़न है जो मैंने बताया कि ये भी एरोमेटिसिटी को कम बताता है एंड ये भी एरोमेटिसिटी को कम कर देगा। ठीक है, अब देखो एक और कंपाउंड देखते हैं हम, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन इसे बोलते हैं, एंथ्रासीन।
सीन। ठीक है, अब इस एंथ्रासीन को देखो नंबरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस एंथ्रासीन की नंबरिंग कैसे होती है। इसको 1 मान लेते हैं, 2 3 4। अब इस स्पेस को छोड़ देंगे, 5 यहाँ से लिखते हैं, 6 7 8 9 एंड 10। देखो ये 9th पोजीशन एंड ये 10th पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी आगे चल के। पहले कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर लें। एंथ्रासीन के बारे में भी देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है एंड फ्यूचर में आ भी सकता है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, इसको मैं आगे चल के अभी बताऊंगी आपको। सो इस एंथ्रासीन में देखो, इसमें भी देखो 36 × 3 कर दो, 108 आनी चाहिए, बट एक्चुअल में मिलती कितनी है, -89। ये क्यों गया, क्यों, इसी वजह से गया, पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान में रखो, जितनी ज़्यादा आपकी नॉन बेंजोइड रिंग जुड़ती जाएगी उतनी तेज़ी से आपका एरोमेटिसिटी कैरेक्टर भी गिरता जाएगा। यहाँ पे एक ही नॉन बेंजोइड रिंग जुड़ी हुई है, इसीलिए 72 से 61 ही गिरा है। ठीक है, यहाँ पे 108 से 89 गिर गया है, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस आ गया। क्यों, क्योंकि 2 बेंजोइड रिंग, नॉन बेंजोइड रिंग ऐड है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एनिलेशन ऑफ बेंजीन रिंग एंड पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स में। जैसे कि आप बताओगे मुझे कि वो बेंजोइड कैरेक्टर के हैं कि नॉन बेंजोइड कैरेक्टर के हैं, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। इसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, अगर आपने मुझसे पहले कर लिया तो वेल एंड गुड, वरना मैं आपको समझाऊंगी इसमें। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, 7 एग्जाम्पल्स हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन से एरोमेटिक है, कौन से नॉन एरोमेटिक है एंड कौन से एंटी एरोमेटिक है। तो एक एक करके देखो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो हमारा एरोमेटिक में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। प्लेनर होना चाहिए, क्या ये प्लेनर है। सारे जितने भी एटम्स हैं सब प्लेनर होने चाहिए। देखो ये प्लेन में है, ये प्लेन में है। क्यों, क्योंकि ये हमारा कार्बन sp2 है एंड ये भी हमारा कार्बन sp2 है। बट ये कार्बन देखो हमारा sp3 है। sp2 प्लेनर होता है, sp2 प्लेनर होता है, बट sp3 प्लेनर नहीं होता है। ठीक है, तो sp3 के ना प्लेन होने, sp3 का जो कार्बन है वो ना प्लेनर होने की वजह से ये हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाता है। सबसे पहले तो प्लेनरिटी चेक करो ना कि एरोमेटिक है भी कि नहीं है। एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक तो बाद में चेक करने वाले हो। तो पहला वाला हमारा हो जाता है कि ये हुआ नॉन एरोमेटिक। ठीक, अब सेकंड में आते हैं। देखो कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट है। अब सबसे पहले इसमें पुट करो हकल्स रूल। हकल्स रूल पुट करो, जो बताता है ये कौन सा, देखो 2 टाइप के हकल रूल होते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये एरोमेटिक के लिए होता है। ठीक है, एंड सेकंड होता है हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये हमारा एंटी एरोमेटिक के लिए होता है। अब देखो 4n जो हमारा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पे सही सूट करने वाला है। जब हम n की वैल्यू कुछ भी पुट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो हमारा यहाँ से 4 पाई इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मिनिमम 2 पाई इलेक्ट्रॉन आने वाला है। n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 4 पाई तो सिर्फ हमारा इसी में ही रख के आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ये नॉन एरोमेटिक हो गया एंड ये हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इस वाले कंपाउंड में। देखो इसमें भी सबसे पहले चेक करो कि प्लेनर है कि नहीं है। सिंपली आपको दिख रहा है कि ये sp3 वाला है, ये sp3 कार्बन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक। अब इसमें बेंजीन रिंग आपको पता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे इसमें। 6 पाई इलेक्ट्रॉन अभी मैंने बताया है कि ये एरोमेटिक होता है हकल्स रूल के अकॉर्डिंग। n की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे यहाँ पे तो ये हो गया एरोमेटिक। अब इसमें देखो अगेन sp3 कार्बन है, तो ये हमारा एरोमेटिक तो नहीं होगा, ये हो गया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हो गया हमारा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हम
N के लिए जब 2 पुट करेंगे तो हमारा 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब ये हमारा एंटी एरोमेटिक है। ये ऐसा एंटी एरोमेटिक सस्पेक्ट किया जाता है कि इसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट ये एंटी एरोमेटिक होता नहीं है। इसकी भी एक अलग एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं आगे चल के आपको कुछ वीडियोस में बताने वाली हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, एक ये मुझे बताना है एंड एक एंथ्रासीन की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो ये अभी फाइनली क्या देगा ये मैं आपको मतलब बताऊँगी जब ये इसके बारे में आपको समझाना चाहूँगी तब, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये एंटी एरोमेटिक इसको सस्पेक्ट किया जाता है। अब देखो इसमें आपके 3 sp3 कार्बन है, मतलब एकदम ही आउट ऑफ प्लेन हो गया ये, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक, ठीक है। चलो ये इतना समझ में आ गया कि एग्जाम्पल देख के आप समझा पाओगे कि ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो 5-5 नंबर्स में आते ज़रूर हैं, हर साल रिपीट होता है, ठीक। तो आपको इतना समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ जहाँ पे हमारे लोन पेयर्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो वो एग्जाम्पल मान लो बेंजीन रिंग है एंड यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन के पास हमारा एक लोन पेयर है। अब ये हमें बताना है कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, ठीक। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनसाइड द रिंग, ठीक है। आउटसाइड जो लोन पेयर है हमारा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और जोड़ दो, मतलब टोटल हो जाएगा हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो लोन पेयर्स हैं, इनको जोड़ने के बाद हमारा हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो हमारा ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक आ जाने वाला है, क्योंकि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारा होता है एंटी एरोमेटिक के लिए। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा अगर हम 8 पाई इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। एंड अगर हम लोन पेयर को उसी प्लेन में मान रहे हैं जिस प्लेन में ये हमारे बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स हमारे जिस प्लेन में हैं, अगर यही सेम लोन पेयर हमारे उसी सेम प्लेन में बिलोंग कर रहा है तो ही हमारे ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर हम इसको आउट ऑफ प्लेन मान लो ये sp3 प्लेनर में है, sp3 प्लेन में है एंड ये जो बॉन्ड हमारे हैं ये sp2 प्लेन में है, ठीक। तो मतलब ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन की तो शर्त ही यही होती है कि सब कुछ प्लेनर होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो इस प्लेन को हम अगर मान लो sp3 मान लें, मतलब ये आउट ऑफ प्लेन हम मान लें, तो आउट ऑफ प्लेन मानने के बाद देखा जाए तो ये हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन से हम वैल्यू पुट करेंगे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक आ जाएगा। अब देखो लोन पेयर को जब हम इंक्लूड कर रहे हैं तो ये एंटी एरोमेटिक आ रहा है, जब लोन पेयर को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, आउट ऑफ प्लेन मान रहे हैं, तो हमारा एरोमेटिक आ रहा है। तो आप प्रिफ़र तब वहाँ करोगे, लोन पेयर के केस में आप प्रिफ़र करोगे कि वो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक बन जाए। कोई भी चीज़ अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, ठीक है। एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबल होता है एंड एरोमेटिक तो स्टेबल होता है। तो कोई भी कंपाउंड अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ाना चाहता है, तो चाहेगा उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस अनस्टेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए ये लोन पेयर हमारे आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे। तो इस केस में हम इस लोन पेयर को sp3 मानेंगे, आउट ऑफ प्लेन मानेंगे, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन रखने से ही हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है इस कंपाउंड में। तो ये कंपाउंड अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए इस लोन पेयर को आउट ऑफ प्लेन कर देगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ से हमें होता है कि ये कंपाउंड हमारा हो गया एरोमेटिक, ठीक है, ये कंपाउंड हमारा हो गया एरोमेटिक इस लोन पेयर की वजह से। अब एक और चीज़ देखो, ये इस कंपाउंड में, इसी सेम कंपाउंड में जब ये कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो इस तरीके से हमारा हाइब्रिड बनता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन इस तरीके से हो रहा है, इस हाइब्रिड के फॉर्म में हम देखा जाए तो, ठीक है। अब इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, इस सर्कुलेशन को बोला जाता है रिंग करंट इफ़ेक्ट। ये रिंग करंट इफ़ेक्ट कब
प्रोड्यूस होता है, ये वहाँ प्रोड्यूस होता है जहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन हो रहा हो, मतलब एक साइकिल में पूरा कॉन्जुगेशन हो रहा हो। ये नहीं कि बस एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, बात ख़त्म। यहाँ पे एक सर्कुलर हो रहा है कि पहला दूसरे से कर रहा है, दूसरा तीसरे से कर रहा है, एंड तीसरा फिर पहले से कर रहा है। तो ये एक सर्कुलर, एक कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है। उस केस में ये रिंग करंट इफेक्ट होने वाला है हमारा, ये डेवलप हो जाएगा। और ये जो इफ़ेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ठीक है। ये एक स्टेबिलिटी की तरफ आपको लेके जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। देखो, अब एक एक करके हम इसके एग्जांपल्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स कराया है ना, इन सबको आप और डिटेल में पढ़ेंगे कि साइक्लिक होते हैं एंड 3 मेंबर साइक्लिक किस तरीके से एक प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको डाइस के ट्यूटोरियल से मिल जाएंगे, जो कि मैं कराऊंगी इस चैप्टर के बाद ही, ठीक है। तो मैं आपको एक इंडिविजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स बता दे रही हूँ ऑलरेडी, ताकि एक जब मैं क्वेश्चंस कराऊँ तो आपके मन में एक ऑलरेडी एक बैक ऑफ द माइंड हो कि इस तरीके से भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो देखो, पहला हमारा कंपाउंड है, ये जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है। ये देखो sp3 कार्बन है हमारा, ठीक, एंड यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। ये हमारा कंपाउंड है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल दें, CH3 है यहाँ पे, sp3 कंपाउंड, sp3 एटम, ठीक। यहाँ पे इसका हाइड्रोजन है, ठीक। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन हमारा लीव करेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के जाएगा। एक तो क्राइटेरिया ये हो सकता है कि अपना इलेक्ट्रॉन ये यहाँ दे के चला जाए। जब ये दे के चला जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक। एक तरीका होता है, सेकंड तरीका मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दूसरा तरीका होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले के चला जाए। तो इस केस में इसका डायग्राम हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखो कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए। इस केस में हमारे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब ये हमारा हो गया एंटी एरोमेटिक। मैं बार बार आपको अब नहीं बताऊंगी इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस फॉर्मूला रख के एन की वैल्यू इतनी आ रही है तो ये एंटी एरोमेटिक है। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि आपको समझ में आ चुका होगा, तभी आप आगे तक वीडियो में हो, ठीक है। मैं बार बार नहीं बताऊंगी। तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया। अब इस केस में यहाँ पे हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं खाली, तो ये हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये हो गया हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर। तो देखो, कोई भी कंपाउंड अपने आप को स्टेबल करने के लिए मैंने जैसे बताया आपको कि एरोमेटिक कंपाउंड बनना चाहेगा। कोई भी कंपाउंड अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ही लेना चाहता है, अनस्टेबिलिटी की तरफ लेना नहीं चाहता है, तो वो प्रेफर करेगा वो कंपाउंड एरोमेटिक बन जाए। तो इसी वजह से ये जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन ले के चला जाएगा, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन ले के चला जाएगा, तभी यहाँ पे पॉजिटिव छोड़ जाएगा अपना। ये डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब सिर्फ अगर ये कंपाउंड दिया जाए, हमें ये कंपाउंड सिर्फ दिया जाए क्वेश्चन में और फिर पूछें कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो आप बोलोगे ये हमारा नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये हमारा sp3 है। बट अगर इसी जगह आपको ये मिल गया तो आप बोलोगे ये हमारा एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है एंड यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इस केस में अगर सिर्फ आपको ये एनायन दे दिया जाए तो आप बोलोगे ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक। अब देखो इस कंपाउंड का कॉन्जुगेशन कैसे होता है। ये पॉजिटिव साइन हो गया। अब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना आता हो, ये पॉजिटिव साइन देखो तीनों एटम से रोटेट हो गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन, ठीक, जो कि हमारा एरोमेटिक है। मैं लिख दे रही हूँ साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन। देखो इससे ये कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन कर रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पे आप बनाओगे इस तरीके से। पॉजिटिव चार्ज तीनों एटम में रिवॉल्व हो रहा है, तो पी सेंटर में पॉजिटिव चार्ज बना लो। ठीक है, इसकी जो डेल की वैल्यू होती है ना, डेल एच की वैल्यू वो होती है 7.1। इससे क्या डिनोट हो रहा है कि कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, बाहर का, ऑफकोर्स कि बाहर की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, आउटसाइड द रिंग जो है हमारा पैरामैग्नेटिक सर्कुलेशन जो होता है वो। अब देखो इसमें ये हम इसको पूरा एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि अगर साइक्लिक 3 एटम्स से जुड़ा हुआ है, अगर साइक्लिक 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग अगर है, ठीक है, उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है और एक डबल बॉन्ड है, तो कोई भी ये 3 साइक्लिक मेंबर अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज ही रखना चाहेगा, अपने आप को नेगेटिवली चार्ज रखना नहीं चाहेगा। ठीक है, ये आप लिखना, ये आप लिखोगे। अगर ये मान लो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आप उसके आंसर्स में लिखोगे कि इन 3 साइक्लिक मेंबर रिंग, 3 साइक्लिक मेंबर रिंग always try to achieve a positive charge so that it can attain the highest stability, that is aromaticity। ठीक है, इतना आपको लिखना है। तो इस कंपाउंड की ये प्रॉपर्टीज़ थी। एक और प्रॉपर्टी मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन लगा हुआ है एंड ये रिएक्ट कर रहा है SbF5। अब ये कंपाउंड ये देता है, ये सॉल्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा सब जानते हैं लुईस एसिड है। ठीक, अब ये बताओ कि ये जो कंपाउंड है ना, सॉल्ट बनने के बाद इसको हम लोग आइसोलेट करके रख सकते हैं। दिस कैन बी आइसोलेटेड। क्यों इसको आइसोलेट करके रख सकते हैं, मेन क्वेश्चन ये है कि ये इसको आइसोलेट करके क्यों रख सकते हैं, ये क्यों नहीं रिएक्ट करेगा किसी और से। तो इसका देखो आंसर ये निकल के आएगा कि ये कंपाउंड फ्लोरीन जब SbF5 के साथ रिएक्ट करेगा ना, ये पता है लुईस एसिड है, ठीक है, तो ये अपना फ्लोरीन ये इधर चला जाएगा, इसको अट्रैक्ट कर ले जाएगा, नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव होता है एंड ये F- नेगेटिव हो गया, ये लुईस एसिड है ना इसलिए। तो यहाँ पे पॉजिटिवली साइन डेवलप हो गया, फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया एंड ये अब आपका कंपाउंड बन गया है इसके साथ SbF6-, ये आपका बन जाएगा। एंड फिर इसमें आप जब इंटरेक्शन होगा, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि ये इन दोनों के आयंस के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये भी आप पढ़ोगे आगे चल के रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक, मैं आपको करा दूंगी कि किस तरीके से ये पूरा इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड बन गया, ये आपका सॉल्ट बन गया। अब इसको हम क्यों रख सकते हैं आइसोलेट करके, क्योंकि ये जो कंपाउंड मैंने आपको बताया है ये हो गया हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर, जो कि हमारा स्टेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल लेके चला जाता है। ठीक है, ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो करेगा। एरोमेटिसिटी का मतलब ही होता है कि एकदम हाईएस्ट स्टेबिलिटी, तो इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये स्टेबल रहने वाला है, इसीलिए इसको आइसोलेट करके हम रख सकते हैं। तो ये इसका रीज़न है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो आपको एक और मैं क्वेश्चन कराती हूँ, थोड़ा सा मिसलेनियस है, तो आपको बताना है कि, तो देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है एक, जिसे हमको बताना है कि कौन से कंपाउंड के पास एक्सेप्शनली हाई डायपोल मोमेंट है। तो डायपोल मोमेंट आपको पता है कि किस तरीके से निकालते हैं। डायपोल मोमेंट का मतलब होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये 4 कंपाउंड्स मैंने आपको दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करो, अगर आपको आता है ऑलरेडी तो प्लीज़ इसको मेरे कराने से पहले ही सॉल्व कर डालो। ठीक है, एंड अगर आपको नहीं आता है, न्यू हो इस टॉपिक से, तो मैं आपको समझाऊंगी। तो देखो ये 4 कंपाउंड्स हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम इस कंपाउंड की बात करते हैं, 4th वाले कंपाउंड की बात करते हैं। तो ये कंपाउंड हमारा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
अब इस कंपाउंड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जब इसका पार्शियल बॉन्ड जो ऑक्सीजन का हम तोड़ रहे हैं तो ऊपर नेगेटिव एंड इधर पॉजिटिव। ये हमने क्यों तोड़ा है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्रिएट करने के बाद ही हमारा ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक बन जाएगा। ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक बन जाएगा। थ्री मेंबर्स साइक्लिक रिंग है, मैंने बताया था आपको, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज अटेन करना चाहता है ताकि वो एरोमेटिसिटी अपना कंटिन्यू कर पाए। तो जब आप इसको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपना वापस लेगा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ओ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लो। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके, फिर से उसी तरीके से। देखो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, तो आपको इसी तरीके से बार बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करके दिखाना होगा, नंबर वहीं मिलते हैं। एंड इसका हाइब्रिड, तीनों तरफ पॉजिटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। एंड इधर हमारा पार्शियल बॉन्ड था ऑक्सीजन के बाद, इधर पार्शियल नेगेटिव था एंड इधर पार्शियल पॉजिटिव का हमने इधर से कर दिया। ठीक है, ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो तीन कैनोनिकल फॉर्म्स बने, 1 2 एंड 3 कैनोनिकल फॉर्म बने हैं। ठीक है, अब इससे आप देखोगे कि देखो हमारा जो डाइपोल मोमेंट है, वो डाइपोल मोमेंट क्यों ही डेवलप होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है वहाँ पे। ठीक है, चार्ज सेपरेशन मतलब कितना ज़्यादा वो अपने आपस के डिस्टेंस में चार्ज सेपरेटेड हैं, जितना ज़्यादा सेपरेटेड होंगे उतना ज़्यादा उसकी डाइपोल मोमेंट होने वाली है। अब यहाँ पे देखो, ये जो ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में प्लस माइनस का चार्ज सेपरेशन हो रहा है एंड इनके बीच में रेजोनेंस भी हो रहा है। रेजोनेंस की वजह से इनका जो चार्ज सेपरेशन है ना, वो ज़्यादा बढ़ गया है हमारा, उतना इक्वली ये मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ये रेजोनेंस की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 3 एटम्स के बीच में। यहाँ पे हमारा कम बच रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो इसीलिए ये जो हमारा सेपरेशन है ना, ये और बढ़ जाएगा हमारा। तो इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा उतनी ही ज़्यादा से, उतनी ही तेज़ी से। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज इनकैपेबल हो रहा है इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज तीनों एटम्स के बीच में सर्कुलेट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वली। ठीक, इसीलिए इस केस में हमारा जो ये एटम है, ये जो कंपाउंड है हमारा, इसकी एक्सेप्शनली हाई डाइपोल मोमेंट होने वाली है। ठीक है, इन सब केसेस में इसलिए देखो, ये हमारा पता है ये C होता है एंड ये C होता है, ये जुड़ा हुआ है। इसमें क्या ही करोगे, इसमें इस तरीके से आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन ही लेगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा पॉजिटिव एंड यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव। देखो यहाँ पे हमारा कम लेंथ होने वाली है दोनों कार्बन के बीच में, ये डिस्टेंस ज़्यादा होने वाला है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, एंड सिमिलरली आप यहाँ भी सेम हो जाएगा, जब ये इस तरीके से यहाँ भी आप करोगे एंड इस तरीके से यहाँ भी। यहाँ देखो यहाँ कॉन्जुगेशन होगा, बट सर्कुलर कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको ये याद रखना है, ये अगर एटम ये कंपाउंड दे दिया जाए ना आपको, तो इसके पास एक्सेप्शनली हाई स्टेबिलिटी होती है, डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो इस केस में आपको यही करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पे ये स्टेबलाइज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे इसकी डाइपोल मोमेंट हाई हो गई है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल बताती हूँ आपको। कुछ भी डिफ़िकल्टी अगर आपको आ रही हो तो प्लीज़ मुझे मेरे टेलीग्राम सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो अगर आपको कोई भी इशू है मेरे चैप्टर से रिलेटेड। ये कुछ कंपाउंड्स में लिख रही हूँ, अगर आपको आता है तो आप पहले से ही कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसको आपको करना है, अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक, अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
एरोमेटिसिटी, ये क्वेश्चन है मेरा, आपको डिक्रीज़ करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लो, जिनको करना है वो कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस केस में मैंने आपको बताया है, ये देखो एक्सेप्शनली हाई स्टेबिलिटी शो करता है। इसी से शुरुआत करते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इस केस में देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि बाहर का जो नेगेटिव चार्ज है ना, जो कि रिंग से बाहर है, वो कितना स्टेबल है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल हो ही रहा है क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, रिंग की रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल है ही। बट ओवरऑल स्टेबिलिटी तब आती है हमारी जब बाहर का जो नेगेटिव चार्ज है वो भी स्टेबल हो। इस केस में देखो, हमारा जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, तो ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेरेटिव टू बाकी सब इनके पास। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये कार्बन कैरी कर रहा है, यहाँ पे भी कार्बन कैरी करेगा एंड यहाँ पे भी कार्बन कैरी करने वाला है। तो इसी वजह से इन सब कंपाउंड, अगर नाइट्रोजन होता तो उस केस में नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल होता है अगर इस केस में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता तो। बट इस केस में कुछ और नहीं, सिर्फ कार्बन है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन के पास ज़्यादा स्टेबल रहेगा नेगेटिव चार्ज, तो इसीलिए ये हमारा हाईएस्ट स्टेबिलिटी शो करेगा। ठीक है, तो मतलब सबसे पहला फर्स्ट तो इसी का नंबर आने वाला है हमारा। ठीक, अब सेकेंड हमारा, देखो सेकेंड हम इस पे बात करते हैं, फोर्थ वाले पे। देखो ये हमारा फोर्थ वाला कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, अंदर तो देखो इसने नेगेटिव चार्ज अपना ले लिया, तो अंदर तो देखो पॉजिटिव चार्ज हमारा डेवलप हो जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल है, बट ओवरऑल कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए हमको बाहर का जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, इसको भी स्टेबल करना है, मतलब नेगेटिव चार्ज को कम करना पड़ेगा, तभी तो स्टेबल होगा कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो जो हमारा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इधर चला जाएगा। और आप ये भी देख सकते हो कि जो साइन या एज अ होल साइनाइड ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से ये भी इसका इफ़ेक्ट कम कर रहा है। साइनाइड ग्रुप हमारा जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट है वो कम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। ठीक, एज़ कम्पेरेटिव टू इन दोनों के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है ही, प्रेजेंट ही है, इनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। हाइड्रोजन कितना स्टेबल करेगा। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। मिथाइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन चार्ज और बढ़ा दे रहे हैं, तो ये तो सबसे कम स्टेबल होने वाला है थर्ड वाला। तो ये आई होप आपको ये क्लैरिटी हो गई है कि फर्स्ट के बाद हमारा फोर्थ आएगा स्टेबिलिटी की केस में, एंड फोर्थ के बाद हमारा सेकेंड आने वाला है, एंड सेकेंड के बाद हमारा थर्ड आएगा। आई होप आपको इतना ये क्लियर हो गया है कि क्यों आ रहा है, ये किस तरीके से आ रहा है। सारा खेल देखो नेगेटिव चार्ज का है। यहाँ पे जो कंपाउंड नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल कर ले जाएगा, उसकी नेगेटिविटी को कम कर देगा, वही कंपाउंड हमारा ज़्यादा स्टेबल बनने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल हो ही रहा है क्योंकि वो एरोमेटिसिटी का पार्टिसिपेट कर ही रहा है कॉन्जुगेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना क्लैरिटी आ गई होगी इस टॉपिक में। सो नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ आपको एंथ्रासीन वाला टॉपिक करा दूँ, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, देखो एंथ्रासीन, देखो एंथ्रासीन का केस ये है कि इसकी देखो सबसे पहले तो नंबरिंग कुछ अलग होती है। ठीक है, नंबरिंग मैंने बताई किस तरीके से करते हैं,
1 2 3 4, इसको छोड़ देते हैं, 5 6 7 8, फिर 9 ये एंड ये 10 ये। ठीक, अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे? पहले बेंजीन रिंग को रेजोनेट कराया, इसको इस तरीके से रखा, स्टेबल रखा। नेक्स्ट इन दोनों में इस तरीके से बॉन्ड बना दिया एंड इसमें बेंजीन रिंग बना दी। अब इसको घुमा दिया, इसको इस तरीके से घुमा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से चलता चला जाएगा हर रिंग के केस में। ठीक, अब देखो इसमें देखा गया है कि ये बेंजोइड बन गया है एंड ये बेंजोइड बन गया है। ये बेंजोइड था इस केस में कैनोनिकल फॉर्म में। देखो ये 3 कैनोनिकल फॉर्म बने हैं हमारे। ठीक है, इस केस में ये बेंजोइड रिंग बन गई है एंड इस केस में अब ये रिंग बन चुकी है बेंजोइड रिंग। मतलब ओवरऑल ये बेंजोइड बन चुका है एंड ये एक बार बेंजोइड बन चुका है, बट बीच वाले का नंबर नहीं आया है बेंजोइड बनने का। ठीक है, तो इस केस में ये इसीलिए ही डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि बीच वाला हमारा रह गया है, ये नहीं बना है, बेंजोइड कैरेक्टर नहीं शो किया है, इसीलिए इसकी जो एरोमेटिसिटी है एंथ्रासीन की ये कम हो जाती है। क्योंकि बीच वाला बेंजोइड कैरेक्टर नहीं बना है। अगर तीनों बेंजोइड होते तो जितना हमारा सस्पेक्शन होता है उसी वजह से उतना ही हमें ऑब्जर्व भी होता, बट बीच वाला बेंजोइड कैरेक्टर नहीं कर रहा है प्ले रोल, इसीलिए इसकी एरोमेटिसिटी हमारी कम हो गई है। तो देखो कोई भी हाइड्रोकार्बन, ऐसा जनरल माना जाता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर न्यूट्रल है तो वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेरेटिव टू चार्ज स्ट्रक्चर। तो अभी देखो एंथ्रासीन के केस में क्या होता है कि ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर जनरल देखा जाए तो जनरली जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है हमारा वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और जो हमारा चार्ज स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू चार्ज स्ट्रक्चर के, ठीक है, मतलब न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज स्ट्रक्चर के, ये इतना मान लो। ठीक है, बट एंथ्रासीन के केस में देखो क्या होता है, इसको जब हम इसको चार्ज इसका चार्ज सेपरेशन करेंगे तो बीच वाला जो 9th एंड 10th वाला है ना, ये चार्ज सेपरेट होगा। ये किस तरीके से होने वाला है, ये कॉन्जुगेशन ये इधर चला जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा एंड ये इधर दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाने वाला है। यहाँ पॉजिटिव साइन एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन। ठीक है, इन दोनों की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव साइन। तो जैसे कि जनरली देखते हैं हम लोग कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू चार्ज स्ट्रक्चर। लेकिन चार्ज स्ट्रक्चर भी स्टेबल हो सकता है, ये एक्सेप्शनल है, अगर जब हमारे ये जो चार्ज हैं दोनों ये स्टेबल हो जाएं, तब हमारा उस केस में सिर्फ उसी केस में चार्ज स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल स्ट्रक्चर। देखो केमिस्ट्री में हर जगह एक्सेप्शंस हैं, तो आपको एक्सेप्शंस ही पढ़ने हैं ज़्यादातर। देखो जनरल तो हर कोई पढ़ लेता है, बट एक्सेप्शनल ही क्वेश्चन में पूछते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शनल ही आपको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज़ आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, तो इस केस में ये ज़्यादा स्टेबल हो गया हमारा। ये क्यों स्टेबल है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारा कॉन्जुगेशन में जा सकता है, ये पूरा कॉन्जुगेशन में जा सकता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है यहाँ पे। ठीक, नेगेटिव चार्ज भी कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं। ठीक है, इतना आपको लोग क्लैरिटी से रखना है कि ये कंपाउंड कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो बार बार आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एंथ्रासीन की चीज़ें हो गई।
तो यहाँ भी आप बता सकते हो कि ये जो हमारा एनिलेशन ऑफ बेंजीन रिंग प्रिपेयर हो रहा है हमारा, इसकी वजह से एरोमेटिसिटी हमारी कम हो रही है। एंड यहाँ पे इस केस में दो बेंजोइड रिंग हमारे बन रहे हैं। ठीक, अब इन चार्ज सेपरेशन की वजह से तो देखो हमारे दोनों बेंजीन रिंग स्टेबल हो पा रहे हैं। यहाँ पे एक इन चार्ज सेपरेशन की वजह से देखो एक तो क्राइटेरिया होगा कि देखो ये रेजोनेंस, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा स्टेबल हो रहा है, ठीक है, कॉन्जुगेशन की वजह से। एंड दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि इन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से सेपरेट होने के बाद हमारा दोनों रिंग देखो बेंजोइड बन चुकी हैं, बेंजोइड कैरेक्टर की बन चुकी हैं। देखा जाए तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड बनेगा एंड ये दोनों रिंग हमारी बेंजोइड कैरेक्टर की बन चुकी हैं, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा। चार्ज सेपरेशन का मतलब ही यही है कि अगर दोनों रिंग आपके बेंजोइड कैरेक्टर बन रही हैं या तो आप एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी कुछ लेके आ रहे हो, तभी वो जो चार्ज सेपरेटेड जो हमारा मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल स्ट्रक्चर के। ठीक है, क्लैरिटी हो गई आपको इतनी। अब इसीलिए हमारा जब एंथ्रासीन का रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन से, ये एंथ्रासीन है एंड इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन से तो ये क्या देता है प्रोडक्ट। अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा देता है ये आपका प्रोडक्ट देने वाला है ये। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ये कहाँ से आया है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस माइनस हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। अब ये ब्रोमीन हमारा एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे चला जाएगा एंड नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे चला जाएगा, तो यहाँ पे दो Br हमारे बन जाएंगे। सिमिलरली आप H2O2 से भी रिएक्ट करा सकते हो, तो यहाँ पे OH आ जाएगा दोनों साइड। ठीक है, तो इस केस में हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं ये जो चार्ज सेपरेशन है ये एक अलग ही एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी लेके आया है, तभी इस कंपाउंड का हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन एरोमेटिसिटी में बढ़ गया है। ठीक है, ये याद रखना कि दोनों बेंजोइड रिंग बन गए हैं इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, एंड सेकंड दूसरी चीज़ इसकी नंबरिंग याद रखना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपको याद ही रहेंगे, बट इसके नंबरिंग याद रखना। एंड ये भी याद रखना कि एरोमेटिसिटी कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि ये बीच वाला रिंग है वो कभी बेंजोइड कैरेक्टर प्ले ही नहीं कर पाया है। ठीक, एंड सेकंड ये याद रखना कि न्यूट्रल का स्ट्रक्चर हमेशा ज़्यादा होता है स्टेबल एज़ कम्पेयर टू चार्ज स्ट्रक्चर से, बट एंथ्रासीन के केस में ये चार्ज सेपरेशन जो है हमारा दोनों रिंग के बेंजोइड कैरेक्टर को लेके आया है, इसीलिए एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी है एंड इसीलिए इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे एरोमेटिसिटी में बढ़ गया है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर प्लीज़ समझ में आ गया है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो एंड उसमें मुझे बताओ कुछ, अगर आपका रिव्यू है, कुछ आप रिकमेंडेशन देना चाहते हो पढ़ाने से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे बता देना। एंड ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।